हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने इसका जो लेक्चर 1 में हमने यूनिट 1 का जब स्टार्टिंग में हमने इंट्रोडक्शन, एम ऑफ इकोलॉजी, मीनिंग ऑफ इकोलॉजी, ये सारी चीज़ें हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन ऑटो इकोलॉजी एंड सिनेकोलॉजी। तो देख लेते हैं ऑटो इकोलॉजी और सिनेकोलॉजी क्या होता है। ऑटो इकोलॉजी का अगर हम डेफिनेशन देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने ना यहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों में ही लिख रखा है। आपको जो भी डेफिनेशन या जो भी आपको हिंदी इंग्लिश जो बेटर लगे आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो हिंदी में देख लेते हैं, किसी एक जीव या एक प्रजाति और उसके पर्यावरण के संबंधों का जो अध्ययन है ना वो ऑटो इकोलॉजी कहलाता है। इंग्लिश में क्या है, स्टडी ऑफ अ सिंगल स्पीसीज और इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू एनवायरमेंट। ठीक है, देन केंद्र यानी कि इसका फोकस क्या है। ठीक है, जो ऑटो इकोलॉजी है ना उसका केंद्र या फोकस क्या है हम वो देख लेते हैं। तो एक जीव या एक प्रजाति यानी कि इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म और स्पीसीज। देन है अध्ययन में शामिल। ठीक है, अध्ययन में शामिल यानी कि स्टडी इंक्लूड्स क्या क्या है, एडेप्टेशंस, टॉलरेंस, बिहेवियर एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज यानी कि अनुकूलन, सहनशीलता, व्यवहार और शारीरिक प्रतिक्रियाएं जो है ना इसमें स्टडी इंक्लूड्स है। उसके बाद हम देख लेते हैं फ्रेंड्स इसके क्या क्या लेवल्स हैं, स्तर क्या क्या है। प्रजाति स्तर यानी कि स्पीसीज लेवल है। एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, मरुस्थल में कैक्टस का अध्ययन यानी कि इसका एग्जाम्पल है स्टडी ऑफ कैक्टस एंड डिजर्ट। देन इसके इंपॉर्टेंस क्या क्या है, हैज़ टू अंडरस्टैंड सर्वाइवल ऑफ अ स्पीसीज यानी कि किसी प्रजाति के अस्तित्व को समझने में सहायक। स्टूडेंट्स, हमने ऑटो इकोलॉजी को समझ लिया, अब समझ लेते हैं साइन इकोलॉजी क्या होता है। साइन इकोलॉजी इसका भी मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख रखा है, आपको जो बेटर लगे आप उसको पढ़ सकते हो। और इसका हैंड रिटन नोट्स आप खुद बनाइएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। देख लेते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। विभिन्न प्रजातियों के समुदाय और उनके पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन जो है ना वो साइन इकोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्पीसीज और कम्युनिटी इन अ रिलेशन टू एनवायरमेंट। देन नाउ केंद्र के फोकस क्या है इसका वो देख लेते हैं। जीवों का समुदाय यानी कि कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। स्टडी इंक्लूड्स क्या क्या है, प्रतिस्पर्धा, परभक्षण और सहजीवन जैसी अंतक्रिया यानी कि इंटरेक्शन अमॉन्ग स्पीसीज लाइक कॉम्पिटिशन, प्रीडेशन एंड सिम्बायोसिस। देन स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं इसका क्या लेवल है। लेवल यानी कि क्या समुदाय स्तर है यानी कि कम्युनिटी लेवल। देन एग्जाम्पल है 1 पारितंत्र का अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। देन इसके क्या इंपॉर्टेंस है हम वो देख लेते हैं। पारितंत्र की संरचना और स्थिरता समझने में सहायक यानी कि हेल्प्स टू अंडरस्टैंड इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स क्या क्या हैं। तो हम वो भी देख लेते हैं। प्रकृति में पाया जाने वाला हर तत्व जो किसी जीवन को प्रभावित करता है उसे पर्यावरणीय कारक या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर कहा जाता है। उन्हें मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है, अबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर। अब अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर को हम डिटेल में समझ लेते हैं कि ये होते क्या। सो फर्स्ट इज द अबायोटिक फैक्टर यानी कि अजैविक कारक। ठीक है, देख लेते हैं क्या होते हैं ये। अबायोटिक फैक्टर्स वे कारक होते हैं जो निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग होते हैं लेकिन जीवों के जीवन वृद्धि और वितरण को सीधे प्रभावित करते हैं। सरल शब्दों में जो चीज़ें जिंदा नहीं हैं फिर भी जीवन को नियंत्रित करती हैं उन्हें अबायोटिक फैक्टर्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं प्रमुख अबायोटिक फैक्टर्स क्या हैं। तो प्रमुख अबायोटिक फैक्टर्स में फर्स्ट आता है प्रकाश या फिर लाइट। ठीक है, प्रकाश और लाइट में क्या आते हैं, प्रकाश पौधों के लिए सबसे आवश्यक कारक हैं क्योंकि इसके बिना प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं होता। प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश की मात्रा, पौधों की ऊंचाई, पत्तियां की संख्या और फूलों के समय को प्रभावित करती हैं। नाउ सेकेंड इज द टेम्परेचर यानी कि तापमान। टेम्परेचर क्या होता है उसमें हम देख लेते हैं ये किस तरीके से अबायोटिक फैक्टर है। सो हर जीव के जीवित रहने के लिए एक निश्चित तापमान सीमा होती है। अत्यधिक ठंड या गर्मी जीवों की एंजाइम क्रियाओं को प्रभावित करती है।
स्टूडेंट्स वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये नोट्स। पूरा का पूरा DSE ज़ूलॉजी जो BSc 4th सेमेस्टर का है वो आपका इस नोट्स के थ्रू ईजी हो जाएगा। सो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आप एंड तक देखिएगा। फिर है जल यानी कि वाटर। जल जीवन का आधार है। जल की उपलब्धता यह तय करती है कि कोई क्षेत्र वन, घास भूमि या मरुस्थल बनेगा। उसके बाद है वायु यानी कि एयर। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जीवों के लिए आवश्यक है। वायु की गति परागण और बीज प्रसार में सहायक होती है। नाउ फिफ्थ इज मृदा यानी कि सॉइल। मृदा पौधों को आधार और पोषक तत्व प्रदान करती है। मृदा का pH और खनिज मात्रा वनस्पति को प्रभावित करती है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यानी कि 6 है खनिज और पोषक तत्व, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे तत्व पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अबायोटिक फैक्टर्स की विशेषता। अबायोटिक फैक्टर्स की क्या क्या विशेषता है? ये निर्जीव होते हैं, सभी जीवों को प्रभावित करते हैं, पारिस्थितिक तंत्र की नींव बनाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द बायोटिक फैक्टर यानी कि जैविक कारक। ठीक है, देख लेते हैं ये क्या होते हैं। बायोटिक फैक्टर्स वे कारक होते हैं जो सजीव यानी कि लिविंग होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सरल शब्दों में जो जिंदा जीव पर्यावरण का हिस्सा होते हैं वे बायोटिक फैक्टर्स कहलाते हैं। बायोटिक फैक्टर्स के मुख्य प्रकार टाइप्स क्या क्या हैं? फर्स्ट इज द उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर्स। ये हरे पौधे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उदाहरण के लिए घास, पेड़ और शैवाल। नाउ सेकेंड इज द उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर्स। ये जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है? एग्जाम्पल है इसमें शाकाहारी यानी कि गाय, हिरण, मांसाहारी यानी कि शेर, बाघ और सर्वाहारी यानी कि मनुष्य। मनुष्य यानी ह्यूमंस जो कि हम हैं, है ना? आप हो ना ह्यूमन? कमेंट में बताइएगा फ्रेंड्स आपको लेक्चर्स कैसा लग रहा है। उसके बाद थर्ड आता है अपघटक यानी कि डिकम्पोजर्स। ठीक है, डिकम्पोजर्स यानी कि ये मृत जीवों को विघटित करके पोषक तत्वों को मृदा में वापस पहुंचाते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया एंड फंगस। उसके बाद हम बायोटिक फैक्टर्स की विशेषता देख लेते हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, सो विशेषता में फर्स्ट है ये सजीव होते हैं, फिर आपस में अंतःक्रिया करते हैं एंड खाद्य श्रृंखला बनाते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम और पारिस्थितिक पिरामिड यानी कि इकोलॉजिकल पिरामिड। तो इसका इंट्रोडक्शन क्या है हम वो देख लेते हैं। पृथ्वी पर जीवन एक सुव्यवस्थित और संतुलित प्रणाली के अंतर्गत संचालित होता है। कोई भी जीव अकेले जीवित नहीं रह सकता, बल्कि वह अपने चारों ओर मौजूद पर्यावरण और अन्य जीवों पर निर्भर करता है। जीवों और पर्यावरण के बीच इसी परस्पर संबंध का अध्ययन पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी कहलाता है। पारिस्थितिकी के अंतर्गत पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम और इकोलॉजिकल पिरामिड दो अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। पारितंत्र यह बताता है कि प्रकृति में जीव और निर्जीव घटक मिलकर कैसे कार्य करते हैं, जबकि पारिस्थितिक पिरामिड हमें यह समझने में सहायता करता है कि ऊर्जा, जैव भार और जीवों की संख्या विभिन्न पोषण स्तरों पर कैसे वितरित होती है। ना नेक्स्ट पॉइंट हमने ये इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम देख लेते हैं, उसका डेफिनेशन हम पहले देखेंगे। सो डेफिनेशन क्या है? पारितंत्र वह प्राकृतिक कार्यात्मक इकाई है जिसमें जैविक घटक यानी कि जीवित प्राणी और अजैविक घटक यानी कि निर्जीव पर्यावरण आपस में क्रिया प्रतिक्रिया करके जीवन को संचालित करते हैं। सरल शब्दों में, जब किसी क्षेत्र में रहने वाले सभी पौधे, पशु, सूक्ष्म जीव, जल, वायु, मृदा और ऊर्जा मिलकर एक संतुलित प्रणाली बनाते हैं तो उसे पारितंत्र कहते हैं। उदाहरण है वन पारितंत्र, घास भूमि पारितंत्र,
तालाब पारितंत्र और मरुस्थलीय पारितंत्र और समुद्री पारितंत्र। स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल के थ्रू मेरे से कनेक्ट रहिएगा। मैं आपको जो है ना बेसिक 4th सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। द नेक्स्ट टॉपिक है पारितंत्र के घटक यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। फ्रेंड्स, ये जो नोट्स मैंने कंप्लीट किया है ना, जो हैंड रिटन नोट्स मैंने बनाया है, वो पूरा का पूरा NEP सिलेबस पे बेस्ड नोट्स हैं। सो आप मेक श्योर कि अच्छे से पढ़िएगा। पारितंत्र के 2 मुख्य घटक होते हैं। फर्स्ट, अजैविक घटक यानी कि अबायोटिक कंपोनेंट्स। अजैविक घटक वे निर्जीव कारक होते हैं जो जीवों के जीवन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, इसमें प्रमुख अजैविक घटक हम देख लेते हैं। प्रमुख अजैविक घटक क्या क्या हैं? सूर्य प्रकाश, मृदा, तापमान, खनिज लवण, जल, आर्द्रता और वायु। ठीक है, ये घटक पारितंत्र की भौतिक और रासायनिक संरचना बनाते हैं। उसके बाद सेकेंड हम देख लेते हैं। हमारा जो सेकेंड है वो है जैविक घटक यानी कि बायोटिक कंपोनेंट्स। जैविक घटक वे सभी जीव होते हैं जो पारितंत्र में पाए जाते हैं। इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है प्रोड्यूसर, सेकेंड है कंज्यूमर और थर्ड मैं आपको बाद में भी सीरीज वाइज बताते जाऊंगी। सो फर्स्ट अपन प्रोड्यूसर को देख लेते हैं। प्रोड्यूसर क्या होते हैं? ये हरे पौधे होते हैं जो सूर्य के प्रकाश की सहायता से प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है पेड़, घास और शैवाल। देन जो सेकेंड है कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता। ठीक है, ये जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते और अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। कंज्यूमर के कुछ टाइप्स हैं, वो भी देख लेते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता होता है शाकाहारी, द्वितीयक उपभोक्ता होता है मांसाहारी और तृतीयक उपभोक्ता होता है शीर्ष मांसाहारी। थर्ड जो है हमारा अपघटक है। फर्स्ट प्रोड्यूसर था, सेकेंड कंज्यूमर था और थर्ड है हमारा डिकम्पोजर्स यानी कि अपघटक। ये मृत पौधों और जानवरों को विघटित करके पोषक तत्वों को पुनः मृदा में मिला देते हैं। एग्जाम्पल है बैक्टीरिया एंड फंजाई। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा फ्रेंड्स। आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पारितंत्र का कार्य यानी कि फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। पारितंत्र निम्नलिखित प्रमुख कार्य करता है। फर्स्ट है ऊर्जा का प्रवाह। ठीक है, यानी कि एनर्जी फ्लो। सूर्य ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। यह ऊर्जा उत्पादकों से उपभोक्ताओं तक स्थानांतरित होती है। नाउ सेकेंड इज द खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल यानी कि फूड चेन एंड फूड वेब है। ठीक है, जीव भोजन के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। नाउ थर्ड इज पोषक तत्वों का चक्र। इसमें आते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, जल और फॉस्फोरस जैसे तत्वों का निरंतर चक्र चलता रहता है। देन फोर्थ इज पर्यावरणीय संतुलन यानी कि पारितंत्र प्राकृतिक संतुलन बनाए रखता। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पारितंत्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। फर्स्ट आता है स्थलीय पारितंत्र जिसमें हम वन पारितंत्र, घास भूमि पारितंत्र, मरुस्थलीय पारितंत्र और टुंड्रा पारितंत्र आता है इसके अंतर्गत। सेकेंड इज जलीय पारितंत्र यानी कि मीठे जल का पारितंत्र जिसमें तालाब, नदी, झील आते हैं। एंड समुद्री पारितंत्र यानी कि महासागर समुद्र। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम इकोलॉजिकल पिरामिड के ऊपर पढ़ेंगे। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कैसा लगा और प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। लेक्चर 1 अपलोड हो चुका है एंड लेक्चर 2 है। सारा आप सीरीज वाइज प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही और कंटेंट के लिए।